ગુજરાત 2022 માટે શું તેમનો ટાર્ગેટ હોઈ શકે છે? उस चुनाव के लिए जो रैली हुई है और लोगों में उत्साह है, इसके लिए उनको कोई अरेंज नहीं करना पड़ता, मेरा ऐसा मानना है। तो मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक ये एक मोड़ होगा राजनीति का, ये जो गुजरात मिशन है 2022। નમસ્કાર દોસ્તો, મિશન ગુજરાત 2022માં આપ સૌનું સ્વાગત છે। હું છું જીગર દેવાણી। દર્શક મિત્રો, જે પ્રકારે આપણે જોયું કે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચૂંટણીને લઈને અનેક પ્રકારની ચર્ચા આપણે જોતા આવ્યા અને હમણાં આપણે એ પણ જોયું કે થોડાક દિવસ ગણતરીના દિવસો પહેલાં જ જબરજસ્ત એક વિજય હાંસિલ કરવામાં આવ્યો છે। 5 સ્ટેટમાંથી 4 સ્ટેટમાં ભગવો લહેરાયો છે અને ત્યારબાદ તરત જ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ગુજરાત પ્રવાસનું ચૂંટણીનું બ્યુગલ ફૂંકી દીધું। એટલે કે બીજે જ દિવસે કોઈએ વિચાર્યું નહોતું કે તાત્કાલિક ધોરણે અમદાવાદ આવીને જબરજસ્ત રોડ શો કરવામાં આવશે, 4 લાખથી વધુની મેદની હશે અને એવો રિસ્પોન્સ પણ જોવા મળશે। આમ તો મોટાભાગે એવું હોય છે કે વર્ષના અંતમાં એટલે લગભગ ડિસેમ્બર આસપાસ ચૂંટણી થતી હોય છે। આ વખતે પણ આશા અપેક્ષા તો કંઈક એવી જ છે, પરંતુ અત્યારથી જ આ પ્રકારની તૈયારી ઘણું બધું કહી જાય છે। ત્યારે આ તૈયારીઓ શું કહે છે? શું વાસ્તવમાં ભાજપે વધારે મહેનત કરવાની જરૂર છે? મિશન ગુજરાત 2022 માટે શું તેમનો ટાર્ગેટ હોઈ શકે છે? મોસ્ટ પ્રોબેબલી તો આપણે જોતા હોય છે કે 150+ આ સ્લોગન સાથે ટાર્ગેટ આપવામાં આવતો હોય છે, પણ એ વાસ્તવમાં બનતું નથી હોતું। આપણને સૌને ખબર છે કે છેલ્લા લગભગ 2 દાયકાથી વધુના સમયથી ભાજપ અડીખમ ઊભું છે ગુજરાત પર અને એવા સમયે હવે કોંગ્રેસ માટે પોતાની શાખ બચાવી અને ટકવું કેટલું મોટું ટફ થઈ ગયું છે। અધૂરામાં પૂરું ત્રીજો પક્ષ ઇતિહાસ ગવાહ છે કે આજ સુધી સફળ નથી થયો ગુજરાતમાં, પરંતુ આપ પાર્ટી આ વખતે મેદાનમાં આવી છે અને ઘણી સારી મહેનત પણ કરી રહી છે। એવા સમયમાં ગુજરાતની ચૂંટણીમાં શું થઈ શકે છે? ગુજરાતની ચૂંટણી શું નવા રંગ બતાવશે અને ગુજરાતની જનતા શું ઈચ્છે છે એ આપણે જાણવું સમજવું ખૂબ જ જરૂરી છે। આંકડાકીય દ્રષ્ટિકોણથી પણ સમજીશું, લોકોના ઇમોશનલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ સમજીશું અને વાસ્તવમાં પોલિટિકલ પાર્ટીના એજન્ડા સાથે પણ સમજીશું કે આ વખતનું ગુજરાતનું રાજકારણ કઈ દિશા તરફ આગળ વધી ચૂક્યું છે। અને રાજકીય રીતે આટલી બધી સમજ આપણે એક જ શોમાંથી ઊભી કરવાની હોય તો પછી આપણે આલોકજીને કેવી રીતે ભૂલી શકીએ? આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે एडिटोरियल डायरेक्टर ऑफ आईटीवी ग्रुप आलोक मेहता जी। आलोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ गुजरात की चैनल में। आलोक जी, जहाँ तक बात है गुजरात इलेक्शन की, तो उसका एक अपना लहजा होता है, एक अपना तरीका होता है, एक अपना माहौल होता है। और अभी तो खैर काफ़ी टाइम है, जैसे मैंने इंट्रो में बोला, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि 5 स्टेट के इलेक्शन के नेक्स्ट डे से इलेक्शन की तैयारी गुजरात को लेकर मोदी साहब कर लेंगे। और ये देखा है अहमदाबाद के कमलम से जो रोड शो हुआ है, किस तरीके से आप देखते हो? क्या ये ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसका ये परिणाम था ये रोड शो, या ये बताना चाहते थे कि कुछ भी हो जाए गुजरात में भी ऐसे ही जीत होगी? कैसे आप देखते हो ये रोड शो को? क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इमीडिएटली इतनी बड़ी एक्ट होगी, इतना बड़ा रोड शो, महासम्मेलन, 4 बजे सारे नेता एक साथ गुजरात में। हालांकि नवंबर दिसंबर में अगर चुनाव होना है तो 8-10 महीने का टाइम है, फिर भी ये तड़ामार तैयारी इमीडिएटली गुजरात पे है। क्या नजरिया हो सकता है बीजेपी का और खास तौर पे मोदी जी का? देखिए जिगर भाई, गुजरात जो है मैं 50 साल समझ लीजिए 73-74 में जब गांधीनगर सेशन कांग्रेस का हुआ तब से देख रहा हूँ। और नरेंद्र भाई का ये है कि नरेंद्र भाई उस समय भूमिगत जब इमरजेंसी थी, ये हमेशा लॉन्ग टर्म काम करते हैं। ये सारी सोचते कि अभी कल होने वाला है तो करेंगे। गुजरात अभी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, पंजाब के चुनाव हुए, जिस तरह से मणिपुर का, गोवा का, उत्तराखंड का, तो वो केदारनाथ से लेकर सोमनाथ तक, ये जो स्टाइल है नरेंद्र मोदी की, ये मैंने किसी भी नेता में नहीं देखी। मैं आज दिन में अपने इंडिया न्यूज़ के कार्यक्रम में भी कहा कि भाई देखिए, हम ये इंडिया न्यूज़ का गुजराती कार्यक्रम है, आप ये बताएं कि महात्मा गांधी और स्वामी दयानंद, उनके पहले दोनों गुजरात के थे। उन्होंने जाति तोड़ो, हिंदू समाज को इकट्ठा करना, भारत को करना, सर्वांगीण विकास की बात की थी। नरेंद्र मोदी ने ये 5 चुनाव में उत्तर प्रदेश में खास करके और अन्य राज्यों में भी जाति वाला एकदम ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद गुजरात में तुरंत अगले दिन, तो इसकी तैयारी उनके दिमाग में, ये प्रोग्राम को आज तो प्रधानमंत्री भी हैं, तो जब प्राइम मिनिस्टर, वो ऐसा नहीं कि आज रात को उनको होगा कि कल सुबह चल देना है। उनके एजेंडे में बना हुआ था कि भाई ये खत्म होगा और गुजरात मेरी जन्मभूमि है। कल उन्होंने क्या कहा, मैं गुजरात में मुझे सफलता दी है इसलिए मैं
यूपी का, वाराणसी का, गंगा का पुत्र हूँ, लेकिन जो मातृभूमि है गुजरात, ऐसा नहीं ना कि उसको वो छोड़ दें, माँ को कहीं छोड़ता है कहीं, तो इसलिए वो वहाँ तुरंत उन्होंने बनाया कि गुजरात और भी ज़्यादा प्रतिष्ठा का है। और एक बात अभी आगे बात शुरू करेंगे, जैसा मैंने कहा दुर्गा भी सोचते हैं, इसका 2022 के नवंबर का असर पड़ेगा 2024 में। वो जो उत्तर प्रदेश और 5 चुनाव में तैयारी की है, वो गुजरात में या हिमाचल तो छोटा सा है, गुजरात भी कंपेरेटिवली उत्तर प्रदेश से छोटा है, लेकिन गुजरात तो सबसे प्रतिष्ठित है। इसलिए उस चुनाव के लिए जो रैली हुई है और लोगों में उत्साह है, इसके लिए उनको कोई अरेंज नहीं करना पड़ता, मेरा ऐसा मानना है। तो मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक ये एक मोड़ होगा राजनीति का। ये जो गुजरात मिशन है 2022, ये एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट है फॉर गुजरात। મિશન ગુજરાત 2022 માટે શું તેમનો ટાર્ગેટ હોઈ શકે છે? तो उस चुनाव के लिए जो रैली हुई है और लोगों में उत्साह है, इसके लिए उनको कोई अरेंज नहीं करना पड़ता, मेरा ऐसा मानना है। तो मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक ये एक मोड़ होगा राजनीति का। ये जो गुजरात मिशन है 2022। आलोक जी, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि जातिवादी का जो एक गणित है वो तोड़ने में वो हमेशा सक्षम रहे, लेकिन गुजरात की ही बात की जाए तो हमने देखा है कि 2017 यानी कि इसके पहले के चुनाव में भी पटेल पाटीदार फैक्टर एक बहुत बड़ा असर कर गया था। इस बार भी अगर देखा जाए तो पूरा मंत्रिमंडल जब चेंज हुआ है तो डैमेज कंट्रोल कहीं ना कहीं करना पड़ा है, बिकॉज कोरोना और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे एक नाराजगी थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पटेल को ही बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो ये कैलकुलेशन रहती होगी, क्योंकि वोटिंग में कितने हमेशा वे लोग सोचते हैं परसेंटेज वाइज और स्टेट्स वाइज, और खासतौर पे हर क्षेत्र में किस प्रतिशत में कितने लोग हैं, उसके हिसाब से भी हर पॉलिटिकल पार्टीज कैलकुलेट करती रहती है। तो क्या लगता है ये भी एक उनका एक प्लान हो सकता है इसके पीछे भी, जिस तरह से पाटीदार को ही सीएम बनाया गया, और साथ साथ में हमने ये भी देखा है कि विरोध भी वहीं से भी ज़्यादा हुआ था। पाटीदार से हमने देखा है हार्दिक पटेल आगे आया, उसके बाद कई सारे लोग थे, अल्पेश कथरिया, नरेश पटेल का भी कुछ अभी ठिकाना नहीं है, तो बहुत सारे लोग, गोपाल इटालिया, अलग अलग पार्टी में गए, तो पाटीदार को एक कर दिया तो एक बड़ा एक कह सकते हैं कि एक जोन उनके लिए सेफ हो जाएगा। ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है क्या? देखिए जिगर भाई, हो सकता है कि मैं जो ज़्यादातर मीडिया में बात करते हुए थोड़ा डिफरेंट करता हूँ। जी जी। जो मोदी जी भी इस तरह की बातें करते हैं, जो उनको कोई आदमी कहता भाई ये कैसे हो रहा है। हाँ हाँ। मेरा ये कहना है कि जाति के तो पुष्कर सिंह धामी हारा ना, वहाँ भी ये था कि इस जाति का है, इसी को बनाएंगे तो जीतेगा। जी। जीती कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाटीदार को बना थी, उस समाज के सभी लोगों को लेना, मोदी जी ये ठीक है। कोई ये नहीं कहता है कि भाई, आप भी जानते हैं पाटीदार समाज का एक बड़ा सौराष्ट्र में और गुजरात में भूमिका रही आज से। हाँ हाँ। लेकिन आप क्या बताइए, हितेन देसाई और राजीव भाई तो खैर प्राइम मिनिस्टर हुए, वो जब गुजरात बना। जी। हितेन देसाई हुए, माधव सिंह सोलंकी हुए, चिमन भाई पटेल हुए, जी जी। बाबू भाई पटेल हुए, कितने मैं नेता गिरा सकता हूँ आपको, अलग अलग बने। उससे कोई कांग्रेस जीती थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। शंकर सिंह वाघेला, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए पाटीदार थे क्या? बिल्कुल नहीं। जी जी। शंकर सिंह वाघेला, नरेंद्र मोदी जी ने उनके साथ काम किया है, हाँ जी। उनको लाए भी, वो चले भी गए थे। बिल्कुल, लेकिन काफी मजबूत रिश्ता रहा है उनके साथ। ये धारणा ही यही तो उन्होंने थोड़ा यूपी में। जी 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 जी। योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर बने, उनको कहा जाता था वो उनके जाति के बने, हमें तो इसलिए जाति का नाम नहीं था, लेकिन ठाकुर लोग कहते थे उन्होंने प्रभाव बिल्कुल उस आधार पर नहीं बनाया। काम करके कौन देगा? बिल्कुल बिल्कुल। जिनको नए लोगों को तैयार करना है, देखिए इसके पीछे मैं अभी भी आपसे कहूँगा, जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं खाली पाटीदार वोट के लिए नहीं बनाए गए, एक नए नेतृत्व को तैयार करना है। जी जी। आनंदीबेन पटेल थी, उनके साथ कब से काम कर रही थी, हाँ। वो मुख्यमंत्री बनी। जी। पहले जो और काम कर रहे थे उन सबको भी लिया। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा ठीक है, लोग कहते हैं कि नया नेतृत्व तो लाना चाहिए जनता के सामने, नया नेतृत्व। ऐसा नहीं कि मोदी ध्यान नहीं देते, अमित शाह जी ध्यान नहीं देते, गुजरात में क्या हो रहा है उसकी नब्ज हाथ में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट गुजरात का जो हुआ है, जो मॉडल पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल जिसकी चर्चा है, भारत में अन्य राज्य कहते हैं गुजरात मॉडल, मोदी मॉडल। बिल्कुल। तो ये मोदी मॉडल है कि नए आदमी को खड़ा करके पाटीदार के आधार पर नहीं, जी जी। डिलीवर करना कि देखो जिगर कर सकता है। बहुत मैं बढ़िया। कल कहूंगा कि ये एडिटर वही है तो इनसे अच्छा कोड कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नई लीडरशिप तैयार करना, ये गांधी से सीखा हुआ सबक भारत की
किसी भी राजनीति के लिए है। और यही एक सच्ची लीडरशिप है, जब एक लीडर और लीडरों को जब पैदा करता है और उनको ट्रेन करता है और वही लीडरशिप वही एग्रेशन वो ट्रांसफॉर्म करता है, तब जाके बात बनती है और तब जाके एक बड़ा विजन क्लियर होता है। और यही मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से बताई ये चीज़ हो रही है। अभी जैसे ये 5 स्टेट्स के जो इलेक्शन की अगर बात की जाए तो हमने ये देखा है कि 4 सीट में बहुत ही भव्य जीत रही है। हमने देखा है कि यूपी में हालांकि 52 सीट का नुकसान भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी का असर हुआ होगा। पर गुजरात की जहां तक बात की जाए तो गुजरात में वो एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल ही खड़ा नहीं हो पा रहा है, आप देख सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि 2017 में पिछले 2 दशक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कांग्रेस का था, बट फिर भी अब तक बीजेपी को हिलाने में कोई पार्टी सक्षम नहीं रही है। क्या इसका ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी बहुत ही पावरफुल तरीके से अपनी पार्टी को, अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने रूल्स को ड्रैग कर रही है, या फिर बाकी पार्टी के लूफॉल्स इतने ज़्यादा है उसका बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह, जो पहले पार्टी के अध्यक्ष भी रहे आज भी, वो लोग जो भी काम करते हैं तो ये सोच के ये नहीं करते हैं कि भाई देखिए इसको डैमेज कंट्रोल है, वो कहते हैं कि हम अपना काम करते रहें। आप ये बताइए कि गुजरात ही ऐसा राज्य है, मैंने और राज्यों को सबका देखा है, आपने जैसा कहा 4 राज्यों में, ये नहीं हुआ है कि अहमदाबाद में भी आज जहाँ मैंने जो जिस समय ये कार्यक्रम हुए हैं 2 दिन के अंदर, जब जिस समय गए जुलूस निकला अहमदाबाद में, अलग अलग मोहल्लों में शिकायत, यदि अमित शाह वहाँ के सांसद विधायक जब थे तो होता था कि भाई आपको कोई शिकायत है उस डिब्बे में डाल आना। ये गुजरात मॉडल है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि भाई देखिए अभी ऐसा करेंगे और इसलिए खतरा है, मैं ऐसा मानना है कि ठीक है, उसमें कुछ अच्छे लोग काम करते हैं, कई कमियां होती हैं, कमियों के साथ एक्सेप्ट करें, ये मोदी जी की विशेषता है। यदि किसी कमियां है तो उसको कैसे ढक सकते हैं, उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, तो ये सही है आपकी बात कि एक चुनौती नई तरह की है 2017 के चुनाव के बजाय इस बार कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस कहाँ है? अहमद पटेल नहीं रहे, कांग्रेस के नेतृत्व तो यहाँ से राहुल गांधी ने बेड़ागर सब जगह का रखा है, वहाँ भी वो लड़वाते रहे हैं, अभी भी सबके नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आज भी गुजरात के, जबकि गुजरात के नेता दूसरे राज्यों की तरह उतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी भाई कांग्रेस तो शंकर सिंह वाघेला को भी नहीं झेल पाई थी, न उनका कोई उपयोग कर पाई। तो इस दृष्टि से देखें कि जो बड़े नेता गए भी, या पार्टी केशु भाई ने अलग पार्टी बनाई, क्या हुआ? तो अब जब लोग कहते हैं कि साहब अभी नहीं, गुजरात परिवर्तन पार्टी 2012 के, बिल्कुल, तो मेरा ये कहना है कि उसमें प्रशासनिक कमी थी इसलिए नरेंद्र भाई को भेजा गया। तो वो ये ध्यान रखते हैं कि प्रशासन में कमी नहीं आए, वाइब्रेंट गुजरात हो या एग्रीकल्चर हो, नर्मदा, हमने पहले भी कार्यक्रम किए हैं कि आप देखिए कि नर्मदा का कहाँ उपयोग कहाँ आदिवासी इलाकों में पहुँचा। मोदी जी ने उन इलाकों में जहाँ आप हार जी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर यदि सरदार पटेल का जो बनाया गया है उसी तरह से यदि नर्मदा का पानी आदिवासी इलाकों में, वो आदिवासी और गांव, आरएसएस बने संघ और मोदी जी का ये प्रायोरिटी है। जो लोग पहले कहते कांग्रेस घर घर गांव में, आज भी सही है कि गांव में कांग्रेस का नाम जाना जाता था और गुजरात की उसमें भूमिका अलग है, लेकिन उन्होंने अब ये काम किया है कि उसकी लाभ कैसे मिल रहा है, छोटे किसानों को लाभ कैसे मिला। भाई पाटीदार है तो किसान भी तो है ना। और आदिवासी इलाके जहाँ यदि कम वोट मिले थे पहले, आपको याद है 2017-2012 में कई इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, लेकिन बाद में फिर उन्होंने उसको अच्छा बढ़ाया। लोकसभा चुनाव में कैसे सफलता मिली, रूरल एरियाज में बहुत एक प्रभाव था वो, और लोकसभा चुनाव में उसका फायदा मिला ना। लोकसभा सीट में कहाँ कांग्रेस आई जाती। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा हुआ था 2015 के आसपास, जो स्थानिक स्वराज्य की जो इलेक्शन था वहां पे वो चुनाव में कांग्रेस को बहुत बढ़ोतरी मिली थी। 2017 में उसको एंकेश करने में कांग्रेस काफी सफल भी रही थी। जिस तरह से हमने देखा कि दोपहर 12-1 बजे तक का जो रिजल्ट था उसमें साफ तौर पे दिख रहा था कि कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन 2 साल में, जैसे आपने बोला कि 2019 में उन लोगों ने काफी बाउंस बैक करके बीजेपी ने काफी अच्छा कवर बैक किया, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे भी दिख रहा है लोगों के। अगर आप पूछो ग्राउंड लेवल पे जाके तो वो एक रिस्पांस लोगों का भी उस हिसाब से मिल रहा है अभी भी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो गाँव पे खाली अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, जामनगर, राजकोट, इस पर ध्यान तो ठीक है, वहाँ जीते हार की बात नहीं है, लेकिन वोट तो गाँव का आदमी देता है। उत्तर प्रदेश में लोग कहते किसान आंदोलन है, पंजाब में, पंजाब तो अलग कैसे, चूँकि वहाँ बीजेपी का ज़्यादा नहीं था और उनको पहले जानते थे, अकाली तो खुद छोड़ के चले गए। इन राज्यों में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो कहते थे किसान आंदोलन, उसी बेल्ट में भी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का था वहाँ जीते। तो लोग जब ये एस्टिमेट करते हैं तो गुजरात के छोटे किसानों को क्या फ़ायदा हो। आपको वाइब्रेंट गुजरात के समय वो जो एग्रीकल्चर की एग्जीबिशन लगाते हैं, कैसे आधुनिक खेती हो। यदि आज जामनगर में भी रिलायंस ने भी आम के जो सबसे बड़ा लगा रखा है, तो आप ये देखें कि आम का भी कैसे हो सकता है।
ये रिलायंस की आपने बात की तो मैं आपको रोकना चाहूंगा। इनकी एक ये भी खूबी है, हालांकि उद्योगपतियों की सरकार बोल के कांग्रेस काफ़ी उनको कहीं ना कहीं टारगेट करती रहती है, बाकी सारे पक्ष भी, पर ये कहीं ना कहीं ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बड़े बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट को उनको साथ में लेके प्रदेश का विकास कैसा किया जाए, छोटे स्तर पे लघुतम उद्योग है उनको कैसे डेवलप किया जाए, या गाँव पे जो विकास की जो आवश्यकता है जैसे प्राइमरी फैसिलिटीज़ जो होती है वो कैसे डेवलप की जाए, बड़े बिजनेस उनको साथ में लेके, क्योंकि उनके पास फंड है यहाँ फैसिलिटी नहीं है, दोनों को एक करके एक अच्छी चीज़ देश और प्रदेश को अगर दे देंगे तो उसी को शायद विकास कहते हैं। ये भी इनसे एक अलग चीज़ हमने राजकीय तौर पे देखी है बाकी पक्षों से। तो भले उन पर ब्लेम आते हैं कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे आप देखो तो कहीं ना कहीं लोगों को ही उसका फायदा हुआ है। तो उद्योगपतियों की सरकार से ज़्यादा कि कहाँ किसको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरत समझ के जल्दी के तौर पे वो पूरा करने में ज़्यादा मानते हैं। देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी से गांधी जी ने पदयात्रा पूरे देश पे की थी अलग अलग इलाकों में। नरेंद्र मोदी गांधी के बाद वो नेता हैं जिन्होंने देश के हर राज्य में पैदल या जो बस से जाए, गाड़ी से नहीं, बस से, रेल से और साधनों से वो घूमे हैं। तो गुजरात का चप्पा चप्पा उनको जैसे कहते हैं जवानी याद है, कई लोगों के बारे में याद है। पंचायत जो 2 दिनों में चुनाव के बाद जब उन्होंने पंचायतों का सबसे बड़ा आज मैंने कार्यक्रम किया शुक्रवार को, और उसके बाद फिर उसमें क्या हुआ, पंचायत का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा हो सके, सरपंचों को पुरस्कार सम्मानित किया जाए। आपको याद है कितने कार्यक्रम यहाँ किए गए हैं, दिल्ली में भी किए गए और गुजरात में किए गए। तो उसके जरिए ग्रामोद्योग, महिला उद्योग, आप बताइए कितने महिलाओं के उद्योग जो आपने कहा ना, बड़ा उद्योग कैसे चलेगा। छोटा पुर्जा ये बटन यदि बनाना है तो छोटा बनाएगा, बड़ा वाला आपका बढ़िया से ड्रेस बना देगा, रेहान ले आएगा, लेकिन उसकी चीज़ों या मशीन टाटा है। ममता बनर्जी जो अब प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, ममता बनर्जी ने टाटा को भगा दिया था, और अभी सब कहते हैं उद्योगपतियों को भगा दो, उद्योगपतियों की सरकार नहीं होना चाहिए। तो भाई इंडस्ट्री कौन लगाएगा, कोई वो लगाएगा, राहुल गांधी ने तो कोई लगाई नहीं, या मतलब ममता ने नहीं लगाई, या आम आदमी पार्टी क्या वहाँ पर इंडस्ट्री लगा सकती है? कोई इंडस्ट्री तो लगा नहीं रहा। इंडस्ट्री वो लगाए और छोटी इंडस्ट्री उससे विकसित हो, किसान को उसका लाभ मिले। बहुत सही कहा, जैसे आपने टाटा का एग्जाम्पल दिया और जैसे भगा दिया, तो उन्होंने उस चीज़ को भी एनकरेज करके सानंद में फैक्ट्री लगवा दी टाटा की, ठीक है। वैसे ही वो हर चीज़ में आप देखना कि कहीं पे भी वो पत्थर उनको लगता है, वो पत्थर को सीढ़ी बना के आगे निकल जाते हैं। ये मेरे हिसाब से बाकी राजकीय पार्टियों को भी सीखना बहुत ज़रूरी है। नहीं कि वो जीते हारे इसलिए, पर लोगों का कुछ भला हो। जैसा आपने बताया कि सही बात है कि बड़ा बिजनेस कौन लाएगा, छोटा इंसान तो ला नहीं सकता, वो तो टाटा अंबानी ही कर सकते हैं। तो उनको कैसे एक प्लेस दिया जाए और उनसे खुद के प्रदेश का कैसे विकास करें। जैसे ऐसा ही दूसरा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, अमिताभ बच्चन को। आपको पता होगा कि 2014 के इलेक्शन बाद अखिलेश यादव ने एक गंदी कमेंट की थी कि गधे लोग प्रचार करते हैं अलग अलग जगह पे, इनडायरेक्ट करके ये एक ऐसा शब्द प्रयोग किया गया था। लेकिन आप देखो, उसी अमिताभ बच्चन अगर मुलायम चाहता या अखिलेश चाहते हैं तो शायद वो वहीं से है, बिलोंग करते हैं, तो उनको प्रोजेक्ट कर सकते थे यूपी में, उन्होंने नहीं किया। तो ये फायदा इन्होंने उठाया, गुजरात में ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, तो प्रवासन क्षेत्रों को काफ़ी बड़ा फायदा हो गया। कच्छ लोग अब पूछने लगे कि विंटर का समय आता है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें। तो कौन सी चीज़ को कहाँ यूटिलाइज करना, चाहे स्पोर्ट्स हो, सेलिब्रिटी हो या बिजनेसमैन हो, ये एक बड़ी आर्ट रही है इनकी, मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं इनका फायदा गुजरात को मिल रहा है अभी। देखो मेरा, अब मैं देखिए इसके इसीलिए मैंने कहा कि जो उन्होंने करके दिखाया है, एक होता है कि आप सपने दिखाइए, अच्छे स्कूल, अच्छे यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल की सुविधा, बड़ा उद्योग आएगा तो उसके साथ वो अस्पताल लाता है, अपोलो आएगा कि टाटास का अस्पताल आएगा कि अंबानी का आएगा, रिलायंस का आएगा, मतलब वो लोग आए। लेकिन नए आदमी, यदि जगह उन्होंने कहा भाई आप आइए, विदेशी हमारे एनआरआई कितने बड़े प्रवासी भारतीय आते हैं और कितने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसी कि नरेंद्र मोदी है वो जाते। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मुझे एक बार अहमदाबाद से आ रहा था, एक बड़े इंडस्ट्रीज़ के जो सीईओ है वो मिले। उन्होंने कहा साहब हम गए थे और हम तो ब्रीफकेस लेके गए थे कि वहाँ बड़ा काम तो उसकी दुनिया में होता नहीं है दिल्ली में। ये कई साल पुरानी बात है, जब वो मुख्यमंत्री थे वहाँ। तो उन्हें ले गए और उन्होंने कहा कि आप वापस कब जा रहे हैं? उन्होंने कहा परसों। हमने जो भी हमें ज़मीन और जो चाहिए था, पानी वानी की सुविधाएँ, बुलाया सेक्रेटरीज़ को और कहा कि भाई मुझे ये परसों जाने वाले हैं कल। तब तक उन्होंने कहा सब कई डिपार्टमेंट का सब उसमें अप्रूवल चाहिए होती है। उनका हो जाएगा। तो वो जो थैला लेके आए थे वापस चले गए। उन्होंने कहा वो तो वापस ले आए, पैसे कोई देने नहीं पड़े किसी अफसर को भी। बगैर भ्रष्टाचार मुक्त के आपको अच्छी यूनिट लगाना है, छोटा एंटरप्राइज, स्टार्टअप। आप देखिए जो सबसे बड़ा नारा देते हैं जो उद्योग यहाँ लगे, डिफेंस की क्षेत्र में डिफेंस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम किया है आज उस दृष्टि से। तो आप बताइए डिफेंस की कैसे लॉन्ग टर्म अमेरिका का मुकाबला करना है,
चीन का मुकाबला करना है, तो डिफेंस के यूनिवर्सिटी से जो निकले हुए होंगे, जो आईआईएम से निकले हुए लोग होंगे, उनको जॉब भी मिलेगा और भारत का एक्सपोर्ट दुनिया में होगा। अभी हम चीन, जापान वहाँ से मंगाते हैं, उसको बंद करने की जो आत्मनिर्भरता है वो भी गुजरात से ही आगे बढ़ रहा है। वो यूपी में भी लगा रहे हैं डिफेंस फैक्ट्री। कहा भाई हमें गुजरात की तरह तुम भी जल्दी फैसला करो। एक सिनेमा नया नगरी यहाँ बसा रहे, आज भी वहाँ का गुजरात में उन्हें पता है, मोदी जी देखने जाते, सिनेमा देखने जाते नहीं है, लेकिन आप देखिए ड्राइविंग सिनेमा कहाँ पर हुआ, बॉम्बे में तो बाद में हुआ, वाह, सिनेमा तो गुजरात में। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आलोक जी आपने दे दिया। ड्राइविंग सिनेमा का एक मज़ा ही अलग था और ये कल्चर ही उन्होंने एक अलग प्रकार से क्रिएट किया हुआ है। पर आलोक जी एक बात है, जैसे आपने ये बोला कि अब जैसे हमारी कांग्रेस की बात हुई, गुजरात मिशन 2022 पे हम चर्चा कर रहे हैं, भले कांग्रेस अभी खड़ी नहीं हो पा रही है, जो भी चैलेंजेस है, लेकिन आप देखिए पिछले 1-2 साल के अंदर आप पार्टी ने काफ़ी अच्छा एक अपना रुतबा जमाया हुआ है। हालांकि बहुत ही बेसिक स्तर पे है, सूरत में एंट्री ले ली है, लेकिन सूरत में भी 27 में से 5 कॉरपोरेटर तो निकल भी गए। वहीं आप देखो इसी माहौल के अंदर हमने ये भी देखा है कि पंजाब उन्होंने जीत लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है। ये सीधा बताता है कि ये पेट्रोल काम करेगा गुजरात के लिए, ये मोटिवेशन या इंस्पिरेशन सीधा गुजरात पे असर करेगी, तो गुजरात पे उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी। तो क्या आपको लग रहा है इस बार का इलेक्शन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी वर्सेस आप रहेगा और ये एक चुनौती हो सकती है? देखिए ये सही है कि आम आदमी पार्टी बहुत महत्वाकांक्षी है और उन्होंने अन्ना हजारे का नाम लिया। बीजेपी का ही सहयोग, एक समय हमने दिल्ली में रामलीला मैदान में बीजेपी आरएसएस के लोग ही खाना वाना खिलाते थे। तो आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद निश्चित रूप से वो अब उसके गुजरात, आप एक और ध्यान दीजिए, गोवा में भी अभी गए थे, कहाँ से कितनी सीटें आई, 1-2 बिल्कुल बिल्कुल ना के उत्तराखंड में तो 0 हो गया। बिल्कुल ना के बराबर। कोशिश वो करे, हाँ हाँ नई पार्टी आए, जी कोई उनका स्वागत है, उसमें तो उनको लोकल आदमी लगाना पड़ेगा। जी आदमी कहाँ से लाएंगे, कांग्रेस से लाएंगे, दूसरे से लाएंगे, तो कांग्रेस भी तो खत्म तो नहीं होगी। बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि हम कांग्रेस के जो कल्चर है, जो भ्रष्टाचार का था, गड़बड़ का था, हाँ हाँ हम कांग्रेस पार्टी थोड़ी खत्म करना चाहते। बिल्कुल सही बात है, यादव वो या मुद्दे पे लड़ रही है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल। समाजवादी विचारों से तो अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय भी कहते थे, जी लेकिन आप यदि अपराधियों को देते हैं, जी गुजरात में भी जो समुद्री इलाका लगा हुआ है, जी आज यदि पंजाब के ड्रग्स वाले लोगों का सहारा लें, जी शराब लॉबी का सहारा पैसा लाए हाँ। और आम आदमी पार्टी वहाँ लगाएगी, जी। क्या गुजरात की जनता बर्दाश्त करेगी? बिल्कुल नहीं। वो ये सामने एक्सपोज हो जाएगा अगले हाँ 6 महीने में हाँ हाँ कि वहाँ पंजाब में क्या असर है, दिल्ली में दिखाना, देखिए दिल्ली बिल्कुल। में तो केंद्र सरकार के अधीन है, जी 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 वो जी उसका कितना फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी पे कहता हूँ, हाँ शुभकामना वो देंगे हाँ हाँ कि ठीक है, एक और रुपया 3 अभी ओबीसी भी तो आया था। दिल्ली और पंजाब को कंपेयर करना ठीक नहीं है एज फार एज आप इस कंसर्न, राइट? क्योंकि दिल्ली में आपने जिस तरह से बताया केंद्र सरकार का भी अपना एक प्रभुत्व है, तो पंजाब में असली दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आप पार्टी वाकई क्या कर पा रही है। बिल्कुल मेरा देखिए उसकी वजह वो डेवलपमेंट तो वहाँ इतना हो चुका है। हाँ हाँ अब पंजाब में आपने कहा भाई देखो मैं दिल्ली जाए स्कूल बनाएंगे, तो भाई मैं तो जानता हूँ गुजरात के स्कूल आपसे ज़्यादा देखे आए हैं, बिल्कुल क्या वहाँ के स्कूल अब खराब हालत में है? बिल्कुल नहीं। क्या वहाँ के अस्पताल ज़्यादा खराब हालत में है कम से कम उस मुकाबले में? ठीक सही है, बात है, कमियाँ सही होगी, कई इलाकों में आज भी और जरूरत है, सही बात है, सही बात उसको है। बढ़ाने की जरूरत है। आयुष्मान भारत यदि वहाँ लागू है, बिल्कुल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जवाब देगी, आयुष्मान भारत गुजरात में लागू है, जी। दिल्ली में लागू नहीं है, पब्लिक को जवाब देना होगा ना। 5 लाख बिल्कुल। रुपए का बीमा तुम कर नहीं रहे हो, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहाँ इलाज महंगा है। बिल्कुल आम आदमी पार्टी कहे पहले दिल्ली में करके दिखाए, जी 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 पंजाब में करके दिखाए। जी 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 तो मुझे लगता है कि कई ऐसे इशू हैं जो उनको केजरीवाल के प्रति कोई नफरत तो होगी नहीं होगी, किसी नेता से उनको नहीं है। आज कोई संकट में राहुल गांधी पड़े बिल्कुल तो पहले वो मदद कर देंगे, भाई बिल्कुल अस्पताल की जरूरत है, हाँ 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 बाकी परिवार तो वो जहर उगलते रहते हैं, उसको परवाह नहीं वो करते। अलग चीज़ है। ये लोग कहते हो ठीक है, जो गुस्सा आता है थोड़ा सा अपनी बात कह देते हैं, भाई ये लोग परिवार वाले हैं, परिवार वाले। अब देखिए क्या ये होगा, हम तो अभी चर्चा कर रहे हैं कि भाई राघव चड्ढा क्या रिलेशन में उनके बनने वाले हैं केजरीवाल के। आप बताइए, तो वो भी परिवारवाद से शुरू होने वाला है। उनकी पत्नी भी इस बार राजनीति में पंजाब में दिखाई दी, आपने ध्यान दिया? आपको मोदी जी के परिवार का कोई दिखता है कहीं? बिल्कुल बिल्कुल किसी चुनाव में मोदी जी के कभी परिवार नहीं। का कोई दिखाई दी? जी 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 तो यहाँ तो आम आदमी पार्टी तो शुरू से अपने परिवार को लेकर पंजाब चले बिल्कुल गए। बिल्कुल चुनाव जिला जो उनको भी इनकम टैक्स से नौकरी छुड़वाई, जी नौकरी में थी भैया, तो नौकरी करते रहते। सही बात है, जब वो पहली बार वो बने थे तभी तो मुझे लगता है कि चुनौती होगी, कोई भी ओबीसी तो आए थे ना नया, ओबीसी की पार्टी यदि देखें अल्पसंख्यक के नाम पर एक बड़े वोट बैंक की तरह से, वो हैदराबाद मैंने आंध्र तेलंगाना में उसका एक अपना हैदराबाद में प्रभाव है, वो तो आम आदमी पार्टी के मुकाबले में उनका वोट बैंक तो ज़्यादा बड़ा है। लेकिन क्या हुआ, एक कोई कुछ मिला, एक सीट उत्तर प्रदेश में 1% वोट भी मिला, सबकी जमानत जब्त हो गई 99%। तो ये कहना कि नई पार्टी आएगी और वो एकदम गुजरात में मोदी और हम भारतीय, मैं नहीं मानता। हाँ कांग्रेस है,
कांग्रेस भी प्रियंका गांधी जाएगी, राहुल जाएंगे, उनकी पार्टी जाएगी, कोशिश करेगी, करे। पर एक चीज़ है कि एफर्ट्स वाइज जो बताया जा रहा है या दिखा रहा है, जो अब तक हमने जो समझा है, जैसे मान लो कि 100 रैलियाँ राहुल गांधी ने की फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, अब 2022 को लेकर हम पकड़ के चले तो उनके सामने मोदी की कम से कम 350 रैली होगी। ये जो प्लानिंग है ये ऑब्वियसली फिर ये असर करता ही है, तो कहीं ना कहीं इसलिए भी बाकी पार्टियाँ पीछे रह जाती है कि प्रचार प्रसार या लोगों तक पहुँचना, लोगों को अपना बात रखना, ये एक आध बार कोई पार्टी के प्रमुख आ गए वो अलग चीज़ होती है। और मोदी देखिए कि जिस तरह से बताया था, गुजरात को प्रॉमिस की थी कि हमें आशीर्वाद दीजिए, मैं यहीं से जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वापस, तो एक उनका एक पर्सनल रिलेशन गुजरात से है और वो रिलेशन हमेशा जताते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सभा में आपको भी मिल गए, आराम से हाथ खड़े करके बोले आलोक जी कैसे हो, बहुत टाइम से दिखे नहीं, ये एक बड़ी एक उनकी खासियत है कि हर एक को नाम से पहचानते हैं, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, कुछ भी हो, और हर एक चीज़ के बारे में उनको ये नॉलेज होती है और कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं बात किया और निकल दिया। देखिए बड़नगरा वाले हाटकेश्वर मंदिर है, हाँ। आपने कहा ना कहीं जाए, तो हाटकेश्वर मंदिर, वो शिवजी ऐसा नहीं सोमनाथ अकेले जाते हैं, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, वो हाटकेश्वर मंदिर भी जाएंगे। वो यदि कहीं कोई और, एक और उदाहरण मैं दूंगा, मैंने आउटलुक में, मैं जब एडिटर था तो मैं गुजरात उस समय गया, एक किसी दुकानदार में, पूरा आपको जानते हैं अहमदाबाद के में तो एक बड़ा ऐसा इलाका है जहाँ मुस्लिम दुकानदार सारे होते हैं। दुकानदार से मैंने पूछा तो उसने क्या कहा, उसने कहा जी मैंने एक पोस्ट कार्ड भेजा था कि मेरे बेटे को, वो जेल में है लेकिन उसका कोई अपराध नहीं है, मेरे एक पोस्ट कार्ड पर मोदी जी ने जो भी तफ्तीश कराई और उसके बारे में उसका कोई गंभीर केस नहीं था तो उसको छुड़वा दिया, मैं तो जीवन भर के लिए। तो जब ये लोग कहते हैं कि वो मुसलमान, ये भी बिल्कुल, और बाकायदा अखबार में मैगजीन में छपा हुआ रिकॉर्ड में है, ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई कहा, उस नाम तो अभी मुझे याद नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं, किसी का कोई दर्द है, वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, या जो वहाँ का रहने वाला है, गरीब तबके का है या अमीर तबके का है, तो ये जो स्टाइल है उनकी, जो आपने कहा वो अच्छा। दूसरा, आपने पार्टियों का नाम लिया, केजरीवाल पार्टी ने अलग पार्टी नहीं बनाई थी क्या? केजरीवाल से ज़्यादा छोटे नेता थे वो, मतलब माफ़ कीजिए, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, केजरीवाल का पूरा सम्मान है, वो यंग है, एक लीडरशिप है। हार्दिक पटेल ने भी कुछ किया था, हार्दिक पटेल अभी कांग्रेस में आ गए, फिर वो अपने आप को बड़ा नेता उभार रहे थे। आप देखिए, इसके अलावा शंकर सिंह वाघेला ने बनाई, वाघेला जी कुछ मामले में मोदी से सीनियर नेता थे, उन्होंने पार्टी बनाई, क्या हुआ, क्या जीत पाए? वो बना लिया, मोदी जी की जगह बना ली, नहीं बनाई ना, बल्कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी गायब हो गए। सही बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो फेवरेटिज्म के खिलाफ है, वो जाति के खिलाफ है, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ है। ये यदि मिशन लेके चलते, जीत हार से उनको कोई मतलब नहीं है भाई। ये लगती कमरिया, वो मोह माया में ज़्यादा पड़ते नहीं। हाँ दे दिया, बाकी अब तुम चलाओ जिगर। सही बात है। तो आलोक जी, इसका मतलब साफ है कि इस बार भी उनका सीधा एक ही एजेंडा है, एक ही बात है कि इस बार वापस अपना विकास मॉडल, जो हमेशा एक बड़ी अच्छी बात है कि विकास शब्द सबको पसंद है, डेवलपमेंट कौन नहीं चाहता है, लेकिन राजनीति में उसको अच्छे से पैदा करके लोगों तक पहुंचाया और उसको एक बनाया, ग्राउंड लेवल पे पिलर बनाया कि भाई इलेक्शन जीती जाती है विकास के नाम पे। तो विकास क्या होता है, तो ये स्कूल है, ये है गुजरात मॉडल वगैरह वगैरह करके एक प्रेजेंट किया है। उन्हीं पे आपने देखा होगा कि सारे इलेक्शन वो लड़ रहे और जीत भी रहे। तो जिस तरह से आलोक जी से बात हुई, एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि इस बार का जो इलेक्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और ऐसे ही आलोक जी और मैं हर हफ्ते आपके सामने आएंगे और जो कुछ भी इलेक्शन से रिलेटेड या पॉलिटिकल अपडेट है वो हम आपको दिखाएंगे, देते रहेंगे, बताएंगे, और आपको ये भी पता चलता रहेगा कि जो कुछ भी इंसिडेंट हो रहे हैं, जो कुछ भी इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे मोदी जी ने अभी 4 लाख की जन्मदिन के साथ जो है बड़ा रोड शो किया, वो क्या मायने रखते हैं, उसका क्या असर होगा, या दूसरी पार्टी उसको कैसे लेगी। जिस तरह से आलोक जी ने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकली एंगल होता है या लोगों का ये परसेप्शन होता है, ये आलोक जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। आलोक जी, बड़ा मजा आया, बड़ा धन्यवाद आपका। और बहुत इस मिशन के लिए भी सफलता, और गुजरात न्यूज़ चैनल सबसे ज़्यादा पहुँचे लोगों तक, इंडिया न्यूज़ का, ये आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आलोक जी। इंडिया न्यूज़ गुजरात हमेशा लोगों के लिए, लोगों से जुड़ के, लोगों के लिए हमेशा काम करती रही है और हमेशा सचोट चीज़ हम बताने की कोशिश करते हैं। तो आज के शो में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर एक बार मिलेंगे, तब तक की रजा दीजिएगा, नमस्कार। મિશન ગુજરાત 2022 માટે શું તેમનો ટાર્ગેટ હોઈ શકે છે? उस चुनाव के लिए जो रैली हुई है और लोगों में उत्साह है, इसके लिए उनको कोई अरेंज नहीं करना पड़ता, मेरा ऐसा मानना है। तो मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक ये एक मोड़ होगा राजनीति का, ये जो गुजरात मिशन है 2022।